तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत यदि आपने प्रैक्टिकल चार्ट में रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बनाया है तो आप सभी लोगों को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस क्लास में आप सभी लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइबा में आप सभी से एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है वो आज आप सभी लोगों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर वाइबा में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछता है। पहला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रदरफोर्ड द्वारा इस प्रयोग को करने का उद्देश्य क्या था। पहला प्रश्न आपको ये याद करना है यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने जो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था परमाणु की सही संरचना जानने के लिए, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष प्राप्त किए, मतलब क्या किया। तो जब इस प्रयोग को उन्होंने किया, देखिए क्या किया। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव, मतलब इस प्रयोग को भी आपको आना जरूरी है। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम से निकलने वाली जो अल्फा किरणों की बारीक किरण पुंज थी उसको स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर गिराया और इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। पहला निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किया कि देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते थे। तो भाई आर पार निकल जाते थे तो इससे रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो अंदर से या भीतर से क्या है, खोखला है। ठीक, पहला निष्कर्ष उनका था प्रयोग का। दूसरा उन्होंने कुछ देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित हो रहे थे। तो प्रतिकर्षित हो रहे थे तो क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होता है और नाभिक भी धनावेशित होता है, तो अगर वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं या विक्षेपित हो रहे हैं छोटे छोटे कोण पर, तो इस आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है और उसी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अच्छा, तीसरी बात, लगभग 20,000 अल्फा कणों में उन्होंने देखा कि एक अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से बिल्कुल जैसे आया है वैसे ही वापस लौट आता है। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में क्या है, केंद्रित है या निहित है। तो ये था इस प्रयोग में जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से इन्होंने 3 मेन निष्कर्ष जो प्राप्त किए वो आप सभी लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रयोग को आपने जो बनाया है तो इस प्रयोग में क्या हुआ ये आप सभी को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष आपको प्राप्त हुए। तो 3 निष्कर्ष आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण पर किस प्रकृति का आवेश होता है और कितना आवेश होता है। देखिए अल्फा कण पर मैं आपको बता दूं, अल्फा कण एक धन आवेशित कण है। कैसा आवेशित कण है, धन आवेशित कण है, मतलब इस पर धन आवेश होता है और इस पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 को जब 2 से गुणा करोगे तो आएगा 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम आवेश। इतना आवेश जो होता है वो अल्फा कण पर होता है और धन आवेश होता है। तो चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रयोग के पूरे प्रबंध को कहाँ रखा गया और क्यों रखा गया। तो आपने जब इस प्रयोग को देखा है, पढ़ा है, तो उसमें आप सभी लोगों ने देखा कि पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया था। निर्वात का मतलब जिस स्थान पर वायु ना हो, जिससे अल्फा कणों की जो टक्कर है वो वायु के कणों से ना हो, क्योंकि यदि अल्फा कण वायु के कणों से टकराते हैं तो अल्फा कणों का वेग जो है बदल जाता है। तो आप सभी लोग जवाब देंगे कि इस पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया, क्योंकि अगर निर्वात में न रखा जाता तो अल्फा कणों की जो टक्कर है वो वायु के कणों से हो जाती और उनका वेग बदल जाता। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि अल्फा कण क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अल्फा कण जो है वो ऋणावेशित कण है और इस पर जो आवेश होता है वो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए अल्फा कण क्या है तो आपको बताना है कि अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु में क्या होता है, 2He4। ठीक है, इसका परमाणु भार हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो ये हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं,
जिस वजह से ये धनावेशित होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक है और इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये धनावेशित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रयोग में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया गया? अभी आप लोगों को मैंने जो 3 निष्कर्ष जब बताया तो आपको बताया गया कि जो रेडियो एक्टिव तत्व था वो कौन सा था? पोलोनियम था। इससे निकलने वाले अल्फा किरणों के बारीक किरणपुंज को सड़पत्र की पतली पन्नी पर गिराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रयोग में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया गया? पोलोनियम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रयोग में पतली स्वर्ण का ही उपयोग क्यों किया गया, किसी अन्य धातु का क्यों नहीं? जो ये रेडियो एक्टिव तत्व था पोलोनियम, इससे निकलने वाले जो अल्फा किरणों के बारीक किरणपुंज को डाला गया था वो स्वर्ण की पतली पन्नी पर ही डाला गया था। तो क्यों इसी पर क्यों डाला गया, किसी अन्य धातु की पतली पन्नी पर क्यों नहीं? तो आप इसका जवाब देंगे क्योंकि सोने का जो नाभिक होता है वो बहुत भारी होता है। ठीक है, इस वजह से जो है स्वर्ण की पतली पन्नी का ही उपयोग किया गया। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इस प्रयोग में अल्फा कण प्रकीर्णित क्यों हो रहे थे? भाई देखिए, अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि अल्फा कण जो होता है वो एक धनावेशित होता है। ठीक है, और नाभिक भी क्या होता है? धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पर धनावेश हो जाता है, जिस वजह से नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, तो अल्फा कण और नाभिक दोनों धनावेशित होते हैं, जिससे इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिस वजह से अल्फा कण नाभिक से क्या हो रहे थे? प्रकीर्णित हो रहे थे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है नाभिक की त्रिज्या किस कोट की होती है? एग्जामिनर ये प्रश्न जरूर पूछता है, तो याद रखना। देखिए, जैसे ये परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सबको जानता है। तो ये नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात, आमतौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं नाभिक की जो त्रिज्या होती है बहुत छोटी होती है, आमतौर पर 10 की घात -15 मीटर, और 10 की घात -15 मीटर को हम सभी लोग एक फर्मी भी कहते हैं। 10 की घात -15 मीटर को एक फर्मी भी कहा जाता है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है बहुत छोटी होती है, आमतौर पर 10 की घात -15 मीटर या एक फर्मी की कोट की होती है। जबकि अगर परमाणु की त्रिज्या की बात की जाएगी तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -10, 10 की घात -10 मीटर की कोट की होती है। याद रखना, परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर की कोट की होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोट की होती है, या एक फर्मी मीटर भी आप बोल सकते हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अल्फा कणों के विक्षेपण को किस गणित से गिना गया? ठीक है, तो जो अल्फा कण विक्षेपित हो रहे थे इसको किस गणित से गिना गया था? तो उस गणित का नाम है प्रसफुर गणित। कौन सी गणित? प्रसफुर गणित। तो ये थे आपके इस प्रैक्टिकल वाइवा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न आपको तैयार रखने हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। ठीक है, चलिए भाई, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।